तो दोस्तों अब हम इस टॉपिक को आगे थोड़ा ले जाते हैं। इसमें क्या होता है कि जिसे हम एग्जाम्पल हम लिखे थे डायरेक्ट स्पीच का, एक एग्जाम्पल हम लिखे थे क्या, ही से टू मी, he says to me that he says to me you are my friend। दोस्तों मैंने एक डायरेक्ट स्पीच का एक एग्जांपल लिखे हैं, he said to me, उसने मुझसे कहा you are my friend। तो दोस्तों उसको बनाने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, उस पॉइंट को हमें याद रखना होगा डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच कन्वर्ट करने के लिए। और ये पॉइंट जो है बहुत इजी है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना है, शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखना है। एंड वीडियो को देखने के बाद सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन का जो बेल आइकॉन बटन आएगा उसको दबाने के लिए भूलना नहीं है, ताकि जब भी हम अगला वीडियो किसी टॉपिक पर डालेंगे इसका नोटिफिकेशन आपके पास जाता रहे और आप बरकरार इस एडुकेशन को बनाए रखें। तो दोस्तों इसमें क्या करते हैं कि अगर डायरेक्ट स्पीच का कोई भी आपका एक हम एग्जाम्पल देते हैं, तो उस एग्जाम्पल में क्या होता है, उसको हम दो भागों में डिवाइड कर देते हैं। पहला क्या है, एक मिनट थोड़ा सा, इधर आप देखिएगा, इसको हम क्या करते हैं कि इसको दो भागों में डिवाइड कर देते हैं। दो भागों में इसको हम डिवाइड करते हैं। जैसे कि देखिए, ये यहां से यहां तक आपका फर्स्ट पार्ट हो गया और यहां से इसको यहां तक हम सेकंड पार्ट हो गया। इनका नाम हम रिपोर्टिंग वर्ब रखते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब, एंड इसका नाम हम रखते हैं रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच का मतलब ये आपका स्टेटमेंट है। रिपोर्टिंग वर्ब में आप देखिएगा कि ये रिपोर्टिंग वर्ब का ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। रिपोर्टिंग स्पीच का ये सब्जेक्ट है, ऑक्सिलरी वर्ब है, ये आपका फिर ऑब्जेक्ट है। क्लियर है? तो इसको हम देखेंगे कि कोई भी इनडायरेक्ट स्पीच होता है, उसको सबसे पहले हम दो भाग में उसको डिवाइड करेंगे। जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर रहता है उसको हम रिपोर्टिंग स्पीच बोलेंगे, और जो इन्वर्टेड कोमा के बाहर रहता है उसको हम रिपोर्टेड वर्ब कहेंगे। इस पॉइंट को आप नोट डाउन कर लीजिएगा। रिपोर्टिंग वर्ब हम किन्हें बोलेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब हम उस पॉइंट को बोलेंगे, उस पार्ट को बोलेंगे विच इज आउटसाइड द इन्वर्टेड कोमा, विच इज आउटसाइड द इन्वर्टेड कोमा। जो इन्वर्टेड कोमा के बाहर रहता है उसे हम क्या बोलेंगे, रिपोर्टिंग स्पीच। बट लेकिन रिपोर्टेड वर्ब जो है, रिपोर्टेड स्पीच हम उस पार्ट को बोलते हैं जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर रहता है, विच इज इनसाइड द इन्वर्टेड कोमा। जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर रहता है उसे हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच, एंड जो इन्वर्टेड कोमा के बाहर रहता है उसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। और इसमें हम कुछ पॉइंट पढ़ेंगे जो आपको बहुत ही बारीकी से समझना भी है और उसको याद भी आपको रखना है। सम
some important key for नरेशन को जानने के लिए कुछ हमें महत्वपूर्ण बातें हमको याद रखना है, उस चीज को आप पहले देखिए क्या है। पहला हम सीखेंगे सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। पहला पॉइंट सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब के बारे में बात करेंगे। दूसरा पॉइंट हम बात करेंगे इन्वर्टेड कोमा के बारे में बात करेंगे। तीसरा पॉइंट हम बात करेंगे सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। चौथा पॉइंट हम बात करेंगे टेंस। और पांचवा पॉइंट हम बात करेंगे सम इम्पोर्टेंट वर्ड। सॉरी, इसको हम बाद में ही लिखेंगे। 4 पॉइंट यहां से हम बात करेंगे, क्योंकि यहां हम देख रहे हैं यू आर माई फ्रेंड, तुम मेरे दोस्त हो। तो यहाँ कभी कभी होता है he इज ईटिंग, he इज राइटिंग, तो यहाँ कभी कभी टेंस आता है, तो टेंस के बारे में भी हम बात करेंगे। क्लियर? तो इसको मिटाने से पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए और इसको समझ लीजिए कि रिपोर्टिंग वर्ब हम किसको बोलते हैं, विच इज आउटसाइड द इन्वर्टेड कोमा। पहले हम कोई भी डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस होता है उसको 2 भाग में बांट देंगे। जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर रहता है उसको रिपोर्टेड स्पीच, जो इन्वर्टेड कोमा के बाहर रहता है उसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। क्लियर है? रिपोर्टिंग वर्ब किसको कहते हैं, विच इज आउटसाइड द इन्वर्टेड कोमा। रिपोर्टिंग स्पीच किसे कहेंगे, विच इज इनसाइड द इन्वर्टेड कोमा। अब यहाँ हम देखते हैं कि इस इंपॉर्टेंट पॉइंट हम बात कर रहे हैं सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। इस रिपोर्टिंग वर्ब जो है इसके सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। फिर रिपोर्टिंग सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। सॉरी, यहाँ हम बात करेंगे सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब नहीं बात करेंगे, यहाँ हम बात करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब ऑफ सब्जेक्ट। यहाँ हम बात करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब ऑफ सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। फिर इन्वर्टेड कोमा के बारे में बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। फिर हम टेंस के बारे में बात करेंगे। और इसको जानने से पहले कुछ एक पॉइंट होता है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा इसको साइड में अपने कॉपी में। कुछ पॉइंट क्या होता है सर, एक होता है नॉमिनेटिव केस और एक होता है ऑब्जेक्टिव केस। अगर नहीं जानते हैं तो इसको भी जानना बहुत ही बेहद जरूरी है। जैसे अगर नॉमिनेटिव केस आपका आई रहेगा तो उसका ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा मी। अगर नॉमिनेटिव केस आपका अगर वी रहता है तो उसका ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा आपका अस। अगर नॉमिनेटिव केस आपका दे रहता है इनका ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा देम। अगर नॉमिनेटिव केस आपका यू रहता है तो इनका ऑब्जेक्टिव केस भी आपका यू ही रहेगा। अगर नॉमिनेटिव केस आपका ही रहता है तो इसका ऑब्जेक्टिव केस आपका हिम हो जाएगा। अगर नॉमिनेटिव केस में आप सी होता है तो ऑब्जेक्टिव केस आपका हर हो जाएगा। अगर नॉमिनेटिव केस में कोई नेम है, नाम है, तो यहाँ भी आपका वही नेम होगा, इसमें नो चेंज रहेगा। अगर यहाँ आपका इट रहता है तो यहाँ भी आपका इधर इट ही रहेगा। कोई दिक्कत? इनको भी नोट डाउन कर लीजिए। फिर अभी तुरंत इनको मिटा रहे हैं या स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो दोस्तों एग्जाम्पल जैसे था आपका he says to me you are my friend।
इन्वर्टेड कोमा बंद। यहाँ हमने क्या किए थे, इनको हम लोग लिखे थे रिपोर्टिंग वर्ब, और इसे हम लिखे थे रिपोर्टेड स्पीच। क्लियर है? अब यहाँ क्या है कि हम बात करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब के बारे में बात करेंगे। तो रिपोर्टिंग वर्ब जो है, वर्ब ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, इसमें जैसे रिपोर्टिंग वर्ब आपका यहाँ रहता है, जैसे कि ये आपका से है रिपोर्टिंग वर्ब, तो यहाँ वर्ब आपका क्या है, से या से टू है। तो रिपोर्टिंग वर्ब में हम बात कर रहे हैं रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब में क्या है कि इसका 3 पार्ट होता है। 3 पार्ट क्या है कि अगर आपका से रहता है या सेज रहता है, से रहता है या सेज रहता है, इनको 2 पार्ट में पहले बाहर बांटेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब जो है कभी कभी क्या होता है, इसका 2 ही पार्ट होता है। एक आपका प्रेजेंट टेंस है और एक होता आपका पास्ट टेंस। प्रेजेंट टेंस में इसका 2 पार्ट होता है। पार्ट क्या है कि अगर आपका यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब में, पार्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब के पार्ट में अगर उसका वर्ब आपका यहाँ अगर से रहता है या सेज रहता है, तो इसके बदले में अगर आपका इनडायरेक्ट स्पीच है, डायरेक्ट स्पीच में अगर से या सेज रहता है वहां, तो इसके बदले में यहाँ आपका हो जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच में नो चेंज रहेगा आपका। क्लियर? अगर आपका यहाँ से टू रहता है या सेज टू रहता है, तो इसके बदले में इनडायरेक्ट स्पीच में आपका हो जाएगा से के बदले में आपका, सॉरी यहाँ सेज टू लिखना था, से टू, तो से टू के बदले में आपका हो जाएगा टेल, और से टू के बदले में हो जाएगा आपका टेल्स। क्लियर है? अगर पास्ट टेंस में हम बात करेंगे, पास्ट टेंस में अगर आपका सेड रहता है या सेड टू रहता है, तो सेड के बदले में यहां आपका नो चेंज रहेगा, नो चेंज, बट सेड के बदले में आपका, सेड टू के बदले में आपका टोल्ड रहेगा, टोल्ड। क्लियर है? इस बात को आप समझिए कि अगर डायरेक्ट स्पीच में आपका यहाँ से रहता है, सिर्फ से, तो इनडायरेक्ट स्पीच में भी से के बदले में हम से ही लिखेंगे, वहां नो चेंज रहेगा, मतलब से के बदले में से ही रहेगा। अगर यहाँ सेज रहता है, सेज सिर्फ सेज रहता है, टू नहीं लगा रहता है, तो वहां भी आपका इनडायरेक्ट स्पीच में सेज के बदले में सेज ही होगा। यहाँ अगर आपका से टू रहता है, अगर जैसे यहाँ भी सेज टू है, सेज टू, तो उसके बदले में जब भी हम बनाएंगे तो इसके बदले में मेरा टेल्स रहेगा। क्लियर है? अगर यहाँ आपका से टू रहता है, से टू, तो उसके बदले में हम यहाँ लिखेंगे टेल। क्लियर? फिर यहाँ हम पास्ट टेंस में देखते हैं, अगर आपका सेड रहता है तो सेड के बदले में भी आपका नो चेंज रहेगा। नो चेंज कहने का मतलब है कि इनडायरेक्ट इसमें जब भी लिखेंगे तो सेड के बदले में सेड ही लिखाएगा। अगर सेड टू लिखेंगे तो सेड टू के बदले में आपका वहां रहेगा टोल्ड। क्लियर है? इसको नोट डाउन कर लीजिए या फिर आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं और इसको कॉपी में नोट करते जाइए, ताकि जब भी हम अगला जब बनाना शुरू करेंगे तो ये थ्योरी आपका वहां लगेगा, तब फिर हम आपको आगे पूछेंगे। स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। फिर देखिए दोस्तों, फिर यहां हम बात करेंगे इस सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच के बारे में बात करेंगे। सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड
स्पीच। सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच के बारे में हम बात करेंगे। इसमें क्या है, ये क्या है आपका सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो सब्जेक्ट आपका कितने होते हैं, पर्सन कितने होते हैं, 3 होते हैं, 3 पर्सन होते हैं। जैसे पर्सन ही आपका है तो पर्सन 3 होते हैं। ये हो गया आपका फर्स्ट पर्सन, ये हो गया आपका सेकंड पर्सन, और ये हो गया आपका थर्ड पर्सन। समझ में आ रहा? क्योंकि सब्जेक्ट आपका रहेगा, हम सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच का बात कर रहे हैं, तो ये आपका क्या है, सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे तो सब्जेक्ट आपका कितने होते हैं, 3 होते हैं पर्सन के अनुसार से, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ये तीनों पर्सन में ही आपका सब्जेक्ट आएगा। पहला पर्सन में आता कौन कौन है, आई और वी। सेकंड पर्सन में कौन आता है, ओनली फॉर यू। थर्ड पर्सन में कौन आता है, ही, सी, इट, नेम एंड दे भी आता है। आगे देखिए, सभी सब्जेक्ट हो गया, आई, वी, यू, ही, सी, इट, नेम और दे, सभी है। अब इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देने की बात है। अगर डायरेक्ट स्पीच में डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टेड स्पीच के पार्ट में अगर सब्जेक्ट आपका इस जगह पे अगर आपका आई या वी रहता है, तो ये चेंज होगा किसके अनुसार से, तो ये चेंज होगा आपका सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार से चेंज होगा। किसके अनुसार से होगा सर, सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार चेंज होगा। क्लियर है? अगर यहाँ आई या वी हो गया तो इसके अनुसार चेंज होगा। ये अगर यहाँ आपका आई ही रहता है तो इसके अनुसार से चेंज होगा, यू रहता है तो इसी के अनुसार चेंज होगा। कोई नाम रहता है, कोई लड़की रहता है, जैसे सीता रहता है तो उसके बदले में हार लग जाए, सॉरी सी लग जाएगा, तो ये इसके अनुसार से चेंज होगा आपका। फिर देखिए, अगर आपका यू रहता है यहाँ, जैसे कि अभी सपोज दैट यू है, तो यू अगर रहता है तो ये चेंज होगा आपका ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। क्लियर? और अगर थर्ड पर्सन ही, सी, इट, नेम, यहाँ कुछ भी रहता है, ही भी रहेगा, सी रहेगा, इट रहेगा, नेम रहेगा या दे रहेगा, तो इसके जगह में आपका हो जाएगा नो चेंज। क्लियर है? इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। इसके आगे हमको टेंस भी पढ़ना है। स्क्रीनशॉट कर लिए? देखिए, तीसरा पॉइंट देखिए, इन्वर्टेड कोमा के बारे में हम बात किए थे। सेकंड पॉइंट है आपका इन्वर्टेड कोमा। इन्वर्टेड कोमा के बदले में हम क्या लिखेंगे, तो इन्वर्टेड कोमा के बदले में हम दैट लिखते हैं। क्या लिखते हैं, दैट। वी रिप्लेस द दैट इन प्लेस ऑफ इन्वर्टेड कोमा। हम लोग इन्वर्टेड कोमा के बदले में दैट का यूज करते हैं, या फिर हम लिख सकते हैं वी यूज दैट इन प्लेस ऑफ इन्वर्टेड कोमा। हम लोग इन्वर्टेड कोमा के बदले में हम लोग दैट का प्रयोग करते हैं। बट लेकिन अगर आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहेगा तो उसमें आप इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे। क्लियर? यहाँ पे इसको लिख सकते हैं
क्या लिख सकते हैं, वी यूज द वर्ड दैट, हम लोग दैट का प्रयोग करते हैं कहाँ, इन प्लेस ऑफ इन्वर्टेड कोमा। हम लोग इन्वर्टेड कोमा के बदले में हम लोग दैट का प्रयोग करते हैं, बट लेकिन इफ द सेंटेंस आर इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इफ द सेंटेंस आर इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यदि सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव रहता है, प्रश्नवाचक रहता है, देन वी यूज इफ और वेदर, तो हम लोग इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? जैसे कि एग्जाम्पल में यहां दिया है, एग्जाम्पल में जैसे यहां दिया है, उसको बाद में अभी हम देखेंगे। ये तीसरा पॉइंट आपका क्लियर हो गया। लास्ट पॉइंट हम देखेंगे यहां से, इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं या नोट डाउन कर सकते हैं। हम समझ रहे हैं कि आप समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि इन्वर्टेड कोमा जो होता है, इन्वर्टेड कोमा जिसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, इनको दो भाग में बांटते हैं। अगर कोई भी सेंटेंस रहता है तो इन्वर्टेड कोमा के बदले में हम दैट का प्रयोग करेंगे। क्लियर है? लेकिन अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहेगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, लेकिन अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहता है तो हम इन्वर्टेड कोमा के बदले में इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे, WHETHER, वेदर का प्रयोग करेंगे। क्लियर है? हम समझ रहे हैं कि आपको समझ में आ गया होगा, तो आप स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिए, फिर हम आगे देखेंगे। आगे हम बात करेंगे टेंस के बारे में। टेंस में क्या बात करेंगे सर? जैसे कि आपका डायरेक्ट स्पीच है, डायरेक्ट स्पीच, और इधर हम लिखते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। टेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे चेंज करते हैं, उस चीज को थोड़ा सा आपको ध्यान रखना। थोड़ा सा है, बहुत इजी भी है, उतना भाष नहीं है। क्या है कि अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट इसको हम बदलेंगे सिंपल पास्ट टेंस में। सिंपल पास्ट टेंस में, जिसका आपको स्ट्रक्चर तो पता ही होगा, जो आप टेंस में पढ़े होंगे। दूसरा नियम है, अगर आपका पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो उसको हम बदलेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। जैसे कि यहां है तीसरा में, अगर आपका प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो प्रेजेंट परफेक्ट को हम बदलेंगे
पास्ट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट टेंस। अगर आपका रहता है अगर आपका रहता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो उनको हम बदलेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज करेंगे। क्लियर है? अगर आपका छठा पॉइंट सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, तो इसको हम चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में। पास्ट परफेक्ट टेंस छठा है। अगर आपका डायरेक्ट स्पीच में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो इसे हम चेंज करेंगे, उसे हम चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज करेंगे। क्लियर है? इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट कर लेते हैं। आज ये नरेशन का पहला भाग हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, फिर कल नेक्स्ट वीडियो हम लोग बनाएंगे। नेक्स्ट चैप्टर, इसी चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट हम लोग कल पढ़ेंगे। तो जितना पढ़े उसको थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं, इसके बाद फिर उसी के अनुसार से आपका अभी ये क्लियर नहीं हुआ है, क्लियर अभी ये हुआ नहीं है, अभी कुछ और पॉइंट पढ़ना है। लेकिन जितना भी पॉइंट हम लोग पढ़े हैं उस पॉइंट को यहाँ हम कुछ लागू करके देखेंगे कि वाकई में लागू होता है या नहीं होता, इजी है या फास्ट, उस चीज को हम देखेंगे। आगे देखिए, इसे इसको हम बनाते हैं, ये आपका डायरेक्ट स्पीच है, इसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में बना रहे हैं। ये क्या है, जैसे यहाँ ही है तो ये सब्जेक्ट तो कुछ होगा नहीं। सेज टू के बदले में आपको हम बताए हैं कि सेज टू के बदले में हम लोग टेल्स लिखते हैं, TELLS, टेल्स। मी यहाँ ऑब्जेक्ट है तो मी ही रहेगा। इन्वर्टेड कोमा को हम बोले हैं कि अगर जनरल आपका सेंटेंस रहता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं रहता है, तो उसके बदले में हम उसको लिखेंगे क्या, दैट। यहाँ यू है तो यू चेंज होगा किसके अनुसार से, मी के अनुसार से। आपको याद होगा कि मी हम नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस में लिखाए थे। तो मी अगर आपका ऑब्जेक्टिव है तो उसका नॉमिनेटिव होता है क्या, आई। फिर यहाँ देखिए आर बोले तो क्या है, प्रेजेंट। यू आर माई फ्रेंड, तुम मेरे दोस्त हो, प्रेजेंट का बात कर रहा है। तो प्रेजेंट को हमेशा हम लोग बदलते हैं किसमें, पास्ट में। क्या हो जाएगा, आई वाज। यहाँ माई है तो माई का हो जाएगा यहाँ योर, आई वाज
योर फ्रेंड, मैं आपका दोस्त हूं। जैसे दूसरा एग्जाम्पल हम लिखते हैं, सीता सेड टू मी, सीता ने मुझसे कही, इन्वर्टेड कोमा, वी आर कुकिंग फूड। सीता ने मुझसे कही कि वी आर कुकिंग फूड, हम लोग खाना बना रहे हैं। दोस्त हम लोग क्या बोले थे कि सबसे पहले आप इस सेंटेंस को दो पार्ट में बांटिए। ये जैसे हो गया आपका फर्स्ट सेकंड पार्ट, ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। इसको हम लोग बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, जिसको हम शॉर्टकट में आर भी बोल सकते हैं। और ये हो गया रिपोर्टेड स्पीच, इसको हम आरएस बोल सकते हैं। क्लियर है? अब इसमें क्या है कि इसको अगर बनाना है तो बनाएंगे तो क्या है, ये सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट आपका सीता जस का तस रहेगा। सेड टू, तो सेड टू के बदले में आप याद कीजिए, हम पीछे में लिखाए हैं, सेड टू के बदले में आपका होता है टोल्ड, TOLD। यहाँ मी आपका ऑब्जेक्ट है तो मी ही रहेगा। इन्वर्टेड कोमा के बदले में हम आपको लिखाए हैं दैट होता है वी। आई और वी अगर रहेगा तो ये आपका चेंज होगा सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार से। तो सीता आपका लड़की है तो यहाँ सीता के लिए आपका लग जाएगा क्या, सी। और यहाँ थोड़ा देखिएगा, वी आर कुकिंग फूड, मतलब ये क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। आपको हम लिखाए हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस रहेगा तो उसको हम लोग बदलना किसमें, पास्ट कंटिन्यूअस में। तो पास्ट करने के लिए यहाँ क्या हो जाएगा, वाज। पास्ट कंटिन्यूअस का क्या होता है फॉर्मूला, सब्जेक्ट प्लस स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट, यही होता है। इसमें क्या हो जाएगा आपका सी है तो सी के साथ आपका वाज लगेगा, हो जाएगा वाज प्लस वर्ब फोर। कुकिंग आपका ऑलरेडी क्या है, वर्ब फोर है, क्या हो जाएगा आपका कुकिंग फूड है तो फूड ही लिखाएगा। क्लियर है? जैसे एक एग्जांपल और हम देते हैं आपको, he said to them, वो उनको कहता है, क्या कहता है, you have done work, you have done work। देखिए he said to them, वह उनसे कहा, उसने वह उनसे कहा, क्या कहा, you have done work, तुमने काम कर लिया है। देखिए यहाँ क्या है, सबसे पहले हम इसको दो पार्ट में फिर बांटेंगे। ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट, ये हो गया आपका सेकंड पार्ट। जो इन्वर्टेड कोमा के बाहर रहता है उसको हम लोग बोलते हैं आर भी, जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर रहता है उसे हम बोलते हैं RS। क्लियर है? बहुत इजी है। इसको हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे रिपोर्टिंग स्पीच। अब क्या है कि अगर इसको हम बनाना चाहेंगे डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो ही है तो ही आपका क्या, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बदले में सब्जेक्ट वही रहेगा। सेड टू के बदले में हम आपको बताए हैं क्या होता है, टोल्ड। फिर यहाँ देखिए देम, तो देम के बदले में यहाँ ऑब्जेक्ट आपका कभी चेंज नहीं होता तो देम ही रहेगा। इन्वर्टेड कोमा के बदले में आपका दैट होगा, क्योंकि ई फॉर वेदर जो होता है सिर्फ आपका इंट्रोगेटिव में होता है, कभी कभी इंट्रोगेटिव में आस का भी प्रयोग हम लोग करता है। फिर यहाँ देखिए दैट यू है, तो यू किसके अनुसार से चेंज हो रहा है, देम के अनुसार से। देम क्या है आपका ऑब्जेक्टिव केस है, तो ऑब्जेक्टिव केस का नॉमिनेटिव केस क्या हो जाएगा, दे, जो कि हम आपको वीडियो में बताए हैं, ये हो जाएगा आपका दे। अब यहाँ क्या है, यू हैव डन वर्क, तुमने काम कर लिया है, तो यू हैव डन वर्क है, यानी ये आपका है प्रेजेंट परफेक्ट है। तो प्रेजेंट परफेक्ट को बदलें किसमें, पास्ट परफेक्ट में। तो पास्ट परफेक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है।
इसको बनाइए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आपका ऑलरेडी लगा हुआ है। इसके बाद क्या है, हेड, यहाँ हो जाएगा आपका हेड प्लस वर्ब 3, वर्ब 3 आपका ऑलरेडी है, यहाँ हो जाएगा डन, फिर आपका जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्लियर? तो दोस्तों मैं समझता हूं कि मेरे वीडियो से आप सेटिस्फाइड हो गए होंगे। अगर मेरे वीडियो में किसी प्रकार का त्रुटि है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, नहीं त्रुटि आपको अच्छा लगा तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और साथ ही साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, बेल आइकन बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी हम अगला वीडियो डालेंगे, इसका नेक्स्ट पार्ट डालेंगे, आपके पास नोटिफिकेशन के रूप में जाता रहेगा। तो आज के लिए क्लास आपका यहीं तक रहेगा। आप सबों को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू एवरीबॉडी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब क्लास। फ्रेंड्स, SKM यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम तुम्हें एक इम्पोर्टेंट टॉपिक नरेशन के बारे में आज बात करेंगे, जो बहुत ही वीक स्टूडेंट के लिए बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ता है। उन्हें नरेशन समझ में नहीं आता है। बहुत सारे दोस्तों ने मुझे कमेंट किया कि सर एक बार नरेशन में आप फोकस कीजिए। मैंने इस वीडियो उस बच्चों के लिए मैंने बनाए हैं जो खासकर निचले स्तर में हैं, जो कहीं पढ़ नहीं पाते हैं, मार्गदर्शन के अभाव से वे अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर पाते हैं, अंततः वे अपने पढ़ाई को बीच में ही ड्रॉप आउट कर देते हैं, छोड़ देते हैं। वहीं उस बच्चों के लिए मैंने आज इम्पोर्टेंट टॉपिक एक नरेशन लेके आए हैं। जो ये नरेशन जो टॉपिक है, ये टॉपिक स्टैंडर्ड 10, 9 एंड वैसे स्टूडेंट जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, SSC की तैयारी कर रहे हैं, JSSC की तैयारी कर रहे हैं और अन्य कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो दोस्तों हम देर न करते हुए इस टॉपिक को हम आगे की ओर ले जाते हैं। तो आज हम देखते हैं नरेशन। नरेशन नरेशन दोस्तों इस टॉपिक में आप देखिएगा, नरेशन, नरेशन का मतलब क्या होता है? तो नरेशन का मतलब होता है स्टेटमेंट। ध्यान सुनिएगा दोस्तों, और अपने कॉपी में नोट डाउन भी करते जाइएगा। नरेशन जो वर्ड है, ये आपका लैटिन वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब होता है आपका स्टेटमेंट। स्टेटमेंट और स्टेटमेंट का कथन मतलब स्टेटमेंट का जो अर्थ होता है वो होता है आपका कथन। और ये वर्ड जो है आपका लैटिन वर्ड से लिया गया है। दोस्तों इस नरेशन का अगर आपको डेफिनेशन कहीं भी पूछा जाता है तो आराम से आप बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? नरेशन। नरेशन सर, नरेशन जो है एक लैटिन वर्ड से लिया गया है और जिसका मतलब होता है स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट का मतलब होता है टू से समथिंग। टू से समथिंग इसका मतलब होता है कि कुछ कह रहा है। कहाँ कह रहा है? तो किसी सेंटेंस में। तो दोस्तों ये जो नरेशन का डेफिनेशन है, इसको लिखना बहुत ईजी है। हम अपने माध्यम से लिखेंगे, अपने ही लैंग्वेज से हम लिखेंगे। ये क्या है? नरेशन। नरेशन क्या है सर? नरेशन, द वर्ड नरेशन, नरेशन इज टेकन फ्रॉम, नरेशन इज टेकन फ्रॉम, नरेशन इज टेकन फ्रॉम लैटिन वर्ड। नरेशन जो है लैटिन वर्ड से लिया गया है। दैट मीन्स जिसका मतलब होता है, दैट मीन्स जिसका मतलब होता है टू से समथिंग, टू से समथिंग इन ए sentence are called
नरेशन, उसी को हम लोग बोलते हैं नरेशन। दोस्तों इस टॉपिक में आप ध्यान दीजिए, इसमें हम क्या लिखे हैं कि नरेशन इज टेकन फ्रॉम लैटिन वर्ड। नरेशन जो है आपका लैटिन वर्ड से लिया गया है। दैट मीन्स, जिसका मतलब होता है टू से समथिंग, जिसका मतलब होता है कुछ कहना। कहाँ पर? इन ए सेंटेंस, किसी सेंटेंस में कुछ कहना, जिसका मतलब होता है आर कॉल्ड नरेशन, जिसे हम नरेशन कहेंगे। अब दोस्तों नरेशन को हम लोग दो भाग में डिवाइड करते हैं। ये बहुत इजी है, क्योंकि हम लिखेंगे इट इज divided into two types. It is divided into two types. First is direct speech, and second is indirect speech. नरेशन को हम लोग मुख्यतः दो भाग में बांटते हैं। पहला क्या है? डायरेक्ट स्पीच। दूसरा क्या है? इनडायरेक्ट स्पीच। अब डायरेक्ट स्पीच क्या होता है? किसी भी सेंटेंस जो होता है, उस किसी भी सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है और एक ऑब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है। और हम देखते हैं कि हमारे पास पर्सन 3 होते हैं। देयर आर 3 पर्सन। एक पर्सन, कुछ लिसनर होते हैं, कुछ स्पीकर होते हैं। तो डायरेक्ट स्पीच हम उस स्पीच को बोलते हैं व्हेन द स्टेटमेंट इज स्पोकन बाय स्पीकर। जब स्टेटमेंट जो है स्पीकर के द्वारा बोला जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच। और व्हेन द सेंटेंस इज स्पोकन बाय लिसनर, और जब सेंटेंस जो है लिसनर के द्वारा कहा जाता है, स्पोक किया जाता है, बोला जाता है, उसे हम बोलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। अब यहाँ हम देखते हैं, इसका डेफिनेशन हम लिखेंगे डायरेक्ट स्पीच का। डायरेक्ट स्पीच का डेफिनेशन क्या होगा सर? व्हेन द सेंटेंस नहीं, स्टेटमेंट, when the statement is spoken by a speaker, when the statement is spoken by a speaker are called डायरेक्ट स्पीच। उन्हें हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। दोस्तों यहाँ आप देखिएगा कि कोई भी सेंटेंस जब कभी बोला जाता है, तो उसमें एक बोलने वाला वक्ता होता है, एक सुनने वाला एक होता है। तो जब भी कोई सेंटेंस वक्ता के द्वारा बोला जाता है, बोलने वालों के द्वारा स्टेटमेंट को कहा जाता है, तो उसको हम बोलेंगे डायरेक्ट स्पीच। फॉर एग्जाम्पल के लिए जिसे हम देखते हैं, he said to me, उसने मुझसे कहा। he said to me, उसने मुझसे कहा। क्या कहा? you are my friend, उसने मुझसे कहा कि तुम मेरे दोस्त हो। यहाँ देखिए कि बोलने वाला आपका कौन है? वक्ता है, सब्जेक्ट है, उसको हम बोलेंगे डायरेक्ट स्पीच। परंतु जब कोई भी स्टेटमेंट लिसनर के द्वारा जो चीज जो सुना है वो आदमी अगर बोलता है, जैसे कि यहाँ उसने कहा कि तुम मेरे दोस्त हो, इस सब्जेक्ट के द्वारा अगर बोला जाएगा तो उससे हम बोलेंगे इनडायरेक्ट स्पीच। कहने का मतलब है इनडायरेक्ट स्पीच। when the statement is spoken by listener
when the spoken is spoken by listener are called indirect speech. For example, जैसे जब कोई स्टेटमेंट जो होता है श्रोता के द्वारा, सुनने वालों के द्वारा बोला जाता है तो उसको हम बोलेंगे इनडायरेक्ट स्पीच, और बोलने वाले के द्वारा बोला जाता है तो उसको हम बोलेंगे डायरेक्ट स्पीच। क्लियर है? जैसे कि यहाँ बोला एग्जाम्पल में था ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा यू आर माई फ्रेंड। यहाँ हो जाएगा आपका he tells me that उसने मुझसे कहा he ate उसने मुझसे कहा I am your friend। उसने मुझसे कहा कि तुम मेरे दोस्त हो। तो दोस्तों इस टॉपिक में मैंने क्या सीखे कि नरेशन क्या है। तो नरेशन आपका लैटिन वर्ड से लिया गया है। इसका मतलब आपका स्टेटमेंट होता है और उसका मतलब होता है टू से समथिंग इन ए सेंटेंस। इसका अगर हम डेफिनेशन लिखना चाहेंगे तो लिखेंगे कि नरेशन इज टेकन फ्रॉम लैटिन वर्ड सॉरी यहाँ वर्ड छूट गया है, लैटिन वर्ड दैट मीन्स टू से समथिंग इन ए सेंटेंस आर कॉल्ड नरेशन। फिर मैंने यहाँ पैराग्राफ चेंज करके लिखा कि नरेशन का 2 प्रकार होता है। तो हम लिख दिए कि नरेशन आर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। नरेशन को हम 2 भाग में बांटते हैं, फर्स्ट इज डायरेक्ट स्पीच एंड सेकंड इज इनडायरेक्ट स्पीच। फिर मैंने डायरेक्ट स्पीच का डेफिनेशन लिखा, व्हेन द स्टेटमेंट इज, जब स्टेटमेंट बोला जाता है, व्हेन द स्टेटमेंट इज स्पोकन बाय स्पीकर, जब स्टेटमेंट जो है स्पीकर के द्वारा बोला जाता है, आर कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच, तो हम डायरेक्ट स्पीच बोलेंगे। सेकेंड इनडायरेक्ट स्पीच में मैंने क्या देखा, व्हेन द स्टेटमेंट इज स्पोकन बाय लिसनर, जब स्टेटमेंट जो है लिसनर के द्वारा बोला जाता है, आर कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच, तो हम उसे इनडायरेक्ट स्पीच बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए he tell me that, उसने मुझसे कहा I am your friend, मैं आपका दोस्त हूँ। क्लियर? इसको नोट डाउन कर लीजिए।